मैं बहुत आभारी हूँ जयप्रकाश जी का, उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे बुलाया। खास तौर से इसलिए और मुझे प्रसन्नता हो रही है, इस संस्था के शिलान्यास के अवसर पर मैं यहाँ आया था और पिछले 10 वर्षों की जो यात्रा इस संस्था की है, किस तरह से उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर गई और कैसे ये पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बन गई, ये देख करके सचमुच सुख हो रहा है। दरअसल पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी समस्या है और जिसके लिए मुझे लगता है कि बड़े सांस्कृतिक आंदोलनों की ज़रूरत है, वो वही है जिसकी तरफ शिवमूर्ति अपने उपन्यास में भी जिक्र कर रहे हैं। और मैं भी लगातार पिछले 30 वर्षों से एक संस्था चला रहा हूँ और वहाँ जाके देखता हूँ कि सारी समस्या जेंडर और कास्ट से जुड़ी हुई है। लैंगिक और जातीय समस्याएं हैं जो एक तरह से हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण बनी। शिवमूर्ति जी एक ख़ास तरह के चितेरे हैं जो एक दुनिया निर्मित करते हैं। उनकी कहानियाँ, उनका उपन्यास, पहले की सारी रचनाएं एक खास तरह की दुनिया निर्मित करती है और उन्होंने यहाँ पर विस्तार से बताया भी किस तरह से वो इस क्षेत्र में घूमे हैं। यहाँ लंबे अवसर तक उनकी तैनाती रही और एक ऐसे विभाग में तैनाती रही जहाँ बहुत ग्राउंड पे जाने का मौका मिलता था और चीज़ों को देखने का मौका मिलता। तो इनकी दुनिया काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल है। मैं वीरेंद्र जी से भी कह रहा था कि शिवमूर्ति जी की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो प्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि अब आगे क्या होगा। भाषा, उसके चरित्रों का विकास, जो तनाव के क्षण हैं, इस तरह की दो और मैं जब सुन रहा था तो मुझे दो और संसार याद आ रहे थे जो लेखकों के निर्मित हैं, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल है। एक आर.के. नारायण का मालागुडी डेज है और दूसरा मार्केस का 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड। दोनों में एक तरह से नकली तो कहना गलत है, काल्पनिक दुनिया निर्मित होती है और वो बड़ा चमत्कृत करती है, रोमांचित करती है, क्योंकि उसमें सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। चीज़ें होती हैं, आप चकित हो जाते हैं, अरे ये भी हो रहा है। फिर दूसरी तरफ जब कुछ होता है तो आपको लगता है कि इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। तो उनके संदर्भ में मुझे लगता है कि शिवमूर्ति जी की दुनिया हम पहले से भांप सकते हैं। इनकी रचनाएं पढ़ते समय, पढ़ने की शुरुआत करते समय हमें लगभग आभास होता है कि अब क्या होगा। ये इस उपन्यास में जो सबसे बड़ी चीज़ उठाई गई और मैं समझता हूँ जिसके तरफ वीरेंद्र जी ने भी और देवेंद्र जी ने भी जिसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया, मैं उसी पर आना चाहता हूँ, क्योंकि एक बड़े उपन्यास पर, एक लंबे कलेवर वाले उपन्यास, बहुत लंबी चर्चा हो चुकी, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे भाषण में कोई लंबी बातचीत की गुंजाइश है। संक्षेप में कुछ बातें कहूँगा। अभी ये गाजीपुर से पधारे हुए हमारे कुशवाहा जी ने एक प्रश्न उठाया था और फिर बाद में राम नरेश ने उसका कुछ जवाब देने की कोशिश की। ये एक खास तरह का द्वंद्व है जो वाम के साथ शुरू से जुड़ा रहा, जिसमें वर्ण और वर्ग को लेकर के हमेशा हमारी समझ गड़बड़ाती थी। हम बहुत सारे सरलीकरण के शिकार होते थे, फिर हम अपने को सुधारते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर पीछे आ जाते थे। तो ये लगभग उसी तरह की स्थिति है। बहुत सारे सरलीकरण हैं, मसलन गाँवों को लेकर के और किसानों को लेकर के हमारे मन में जिस तरह के सरलीकरण है, उसी तरह वर्ग और वर्ण को लेकर के भी है। हम जब से प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद के पहले भी हमारे रचनाकार इस बात के गवाह हैं कि किसान के लिए अपनी ज़मीन सबसे माँ की तरह ज़मीन होती थी। ज़मीन छिन जाना या ज़मीन मिल जाना, दोनों उसके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी। आप इसको कैसे, आप इसमें कैसे संतुलन बनाएंगे कि आज किसान इस बात के लिए लड़ रहा है कि उसकी ज़मीन ली जाए। ये यहाँ अगल बगल 3-4 बड़े बड़े राजमार्ग निकले हैं। किसी को 4 लेन कह रहा था, जिस गाड़ी से मैं आ रहा था उसका ड्राइवर, कोई एक्सप्रेस वे है, कोई हाईवे है, अलग अलग तरह के वो है। और इन सब के किनारे किनारे आपको बड़े अच्छे मकान, नए मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब उन किसानों के हैं जिनकी ज़मीनें ली गई, जो भाग्यशाली थे। उन किसानों के नहीं जो दुर्भाग्यशाली हैं, उनके पास अभी भी ज़मीनें हैं और अभी भी हम शब्द हैं वो खेती किसानी के लिए और गांव में रहने के लिए।
देवेंद्र जी ने एक बड़ी बढ़िया बात कही है, और जो जिसके हम सब गवाह होंगे, जिनका सचमुच कोई रागात्मक संबंध गांव से होगा या बायोलॉजिकली अभी भी गांव से जुड़े हैं, वो ये है कि गांव में अब रह कौन रहा है। गांव में वही रह रहा है जो गांव से निकल के शहर जा नहीं पा रहा। मैं अपने गांव का जानता हूँ कि अब या तो बूढ़े बचे या नालायक बचे। जिसको जरा भी, जिसके पास क्षमता थी और जिसके पास जरा भी तिकड़म थी, काबिलियत थी, जो भाग्यशाली था कि उसकी ज़मीन ले ली गई, वो वहाँ से निकल के अगले कस्बे में, उससे निकल के जिला मुख्यालय में, वहाँ से लखनऊ, इलाहाबाद, नोएडा होते हुए और मुंबई, कलकत्ता, जहाँ भी उसे मौका मिल रहा जा रहा, बस रहा है। कारण बहुत स्पष्ट है। जिन दो समस्याओं की तरफ मैंने ध्यान आपका खींचा था, वो वर्ण और जेंडर, ये दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। जैसे ही वो गांव से बाहर निकलता है, वो कम से कम उस अपमान से मुक्त हो जाता है जो गांव में रह करके उसको झेलना पड़ता है। गांव में उसका कोई नाम नहीं है। गांव में वो जाति के नाम से याद किया जाता है, चमरा, अहिरा, ये सब कह करके उसे बुलाया जाता है। लेकिन वो गांव के बाहर जैसे ही कस्बे या शहर में पहुंचता है, इस यातना से मुक्त हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो जा करके, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं देखता हूँ सारे नालों के किनारे झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ बसी हुई हैं, और उनमें हम लोग के गाँव से निकल के लोग आए हैं। वो कोई स्वर्ग में नहीं आए, जो हमें स्वीकार करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें नष्ट हुई। इस उपन्यास के लिए बार बार ये कहा गया कि पहले हल था, फिर जब अगला अध्याय शुरू हुआ तो ट्रैक्टर आ गया। क्या आपको ये नहीं लगता कि हल से मुक्ति, जो किसान की मुक्ति थी, एक किसान जब हल चलाता, हल रखता था और बैल पालता था, उसका जीवन 3 बजे रात से शुरू होता था। और जो हलवाहा होता था, उसकी नियत सूखी और बासी रोटियां होती थी। वही हलवाहा जैसे ट्रैक्टर का ड्राइवर हो गया, वो ड्राइवर साहब कहलाने लगा, और वो आकर के किसान के सामने बैठने लगा। अब उसको बासी रोटियां नहीं दी जाती। तो ये क्या उसकी मुक्ति नहीं हुई? अब बहुत सारी चीज़ें हमारे, एक जिसे आप कह सकते हैं कि नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है। जैसे क्या अभी भी आप पनघट और कुएं को लेकर के नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं? आप ये भूल गए कि जो पनघट था, उसी से ठाकुर का कुआं निकलता था। उस पनघट पे हमेशा दलित या जो निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति था, वो हमेशा दूर बैठता था, और जब ठाकुर और ब्राह्मण अपना पानी ले लेते थे, तब भी उसको शायद वो वहाँ जाके खुद पानी निकालने की इजाज़त ना मिलती, उसे कोई दूसरा आकर के उसके पानी निकाल के उसकी बाल्टी में डालता था। जैसे ही इंडिया मार्का 2 नल आया, उसने इस यातना से उसे मुक्ति दिला दी। तो जो हम बार बार ये सोचते हैं कि शहर आ गया, प्रौद्योगिकी आ गई, मशीनें आ गई, तो वो कोई हमारे लिए दुर्भाग्य लेके आए। मेरा मानना है कि हमारे लिए मुक्ति लेकर के आए। इंडिया मार्का 2 ने जितना ज़बरदस्त काम किया है छुआछूत मिटाने के लिए, मैं समझता हूँ गांधी जी के सारे आंदोलन नहीं कर पाए। तो हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो सरलीकृत हमारी समझ है, उससे थोड़ा सा मुक्त होना पड़ेगा। हम किसानों की आत्महत्या की बात करते हैं। आप ये बताइए, कोटा एक छोटा सा शहर है, वहाँ जितने प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्तहान देने के लिए बच्चे जाते हैं, उनमें हर साल जितने आत्महत्या करते हैं, क्या उतनी आत्महत्याएं राजस्थान के किसान भी करते हैं? विदर्भ के किसानों की आत्महत्याओं की हम बहुत बात करते हैं, लेकिन विदर्भ में असफल प्रेम में जितनी आत्महत्याएं होती हैं, वो इनसे ज़्यादा होती हैं किसानों की आत्महत्याओं से। विदर्भ में परीक्षाओं में असफल हो जाने के बाद जितने बच्चे आत्महत्याएं करते हैं, वो किसानों के कर्जे वाली आत्महत्याओं से ज़्यादा होती हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें, हमारा सरलीकृत जो हमारी समझ है, उसको हमें थोड़ा सा, जो एक यथार्थ बदल रहा है, उसे पकड़ने की ज़रूरत है। ये कुशवाहा जी ने अच्छी बात कही कि भाई हम वर्ण से वर्ग की तरफ नहीं आ रहे हैं, बल्कि वर्ग से वर्ण की तरफ जा रहे हैं। और राम नरेश उसको थोड़ा सा अपनी तरह से उनके पास उसका एक्सप्लेनेशन था। देखिए, ये जो पिछड़ों की राजनीति शुरू हुई, दलितों की राजनीति शुरू हुई, और जो मुख्य रूप से यहाँ जो शक्तियाँ, जो समाज परिवर्तन की शक्तियाँ इस क्षेत्र में सक्रिय थी, लाल झंडे वाली, उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन जब ये अस्मिता की राजनीति बनी, तो उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लोहिया ने पिछड़ा पाए 100 में 60 का नारा दिया, और उस नारे को लेकर चौधरी चरण सिंह पिछड़ों के नेता हुए 67 के आसपास। लेकिन चौधरी चरण सिंह सब जाटों के नेता नहीं थे। चौधरी चरण सिंह के साथ अहीर भी थे, गड़रिया भी थे, कुर्मी भी थे, राजभर भी थे, सभी थे।
धीरे धीरे वो अस्मिता की राजनीति ऐसी हो गई, चौधरी चरण सिंह सिर्फ जाटों के नेता हो गए। मुलायम सिंह यादव जब आए थे, आप याद करिए, जब इन्होंने 90 के आसपास जनता दल अपनी बनाई थी, तो इनके साथ कुर्मी भी थे, इनके साथ राजभर भी थे, इनके साथ गड़रिया भी थे। आज मुलायम सिंह यादव की पार्टी जो है सिर्फ यादवों की पार्टी, यादवों में भी सिर्फ एक परिवार के यादवों की पार्टी है। उसी तरह काशीराम का आप देख लीजिए, काशीराम का जो पूरा का पूरा आंदोलन था, हालत ये हो गई कि सारी दलित जातियाँ उन लोगों के पास चली गई हैं जिनको हम बड़े सरलीकृत ढंग से कह देते हैं कि फासिस्ट हैं, वर्चस्ववादी हैं, मनुवादी हैं, लेकिन सब उन्हीं के पास है। अभी ये चुनाव आएगा, आप देखेंगे कि एक जाति को छोड़ करके, पिछड़ी जातियों में से एक को छोड़ के उत्तर प्रदेश की सारी पिछड़ी जातियाँ उनके साथ खड़ी। एक दलित जाति को छोड़कर, उसका भी आधा अधूरा छोड़ के बाकी सब दलित जातियाँ उनके पास खड़ी। तो हम बहुत सारी चीज़ें सरलीकृत तरीके से सोचते हैं, किसानों को, गाँव को, इन सब के लिए भी हमारे पास जो नॉस्टैल्जिया है, वो मुझे लगता है कि शायद जो आज का यथार्थ है उससे भिन्न है। आज किसान ज़मीन के लिए जान नहीं दे रहा, आज किसान इसलिए जान दे रहा है कि उसकी ज़मीन ली जाए। ये मानना कि जब मशीनें आ गई, मशीनें तो कर्जे का एक दौर शुरू हुआ, तो ये जब 1.25 सेर गेहूँ लिखा गया था तब क्या मशीनें थी? जब किसान के पास ट्रैक्टर नहीं था तब वो ज़्यादा कर्जे से डूबा हुआ था या आज कर्जे से ज़्यादा डूबा हुआ है? 1.25 सेर गेहूँ जब लिखा गया तब तो ट्रैक्टर की कल्पना बड़े से बड़े जरूरियात नहीं की होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम सरलीकृत हो जाते हैं। बहरहाल इतना विस्तार से बोला गया है, मैं तो केवल शिवमूर्ति जी के रचना कौशल से प्रभावित रहा हूँ हमेशा से। मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी दुनिया एक रचते हैं और चमत्कृत करते हैं। इस उपन्यास में भी इन्होंने यही किया होगा। मैं इनके प्रति शुभकामनाएँ, और ये किताब सफल हो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं।